नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और जी न्यूज के फेसबुक लाइव में के इस खास ब्रॉडकास्ट में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अलग अलग जगहों पे लगातार कैंसर की इस नई दवा को लेके रिसर्च पढ़ रहा था, अलग अलग वेबसाइट्स पे मैंने अलग अलग जानकारियां पढ़ी और उसके बाद ऐसा लगा मुझे, हर जगह मैं सर्च कर रहा था कि कोई एक ऐसा एक्सपर्ट डॉक्टर जो कैंसर को लेके बहुत लंबा रिसर्च जिसने अपने जीवन काल में, जिसने अपने करियर में किया है, उनसे बातचीत करके ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये जो दवा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, भारत में, और उस चर्चा के बाद अब कई सारे लोग ये सवाल भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये, बहुत तरह के सवाल है, ये जो दवा नई आई है अमेरिका के एक रिसर्च में, क्या ये हर कैंसर में कारगर होगी? क्या हर तरह के कैंसर का इलाज इस दवा से हो गया? क्या और कितना लंबा इंतजार करना होगा? भारत में ये दवा कब तक आएगी? बहुत सारे सवाल थे और मुझे लगा आज वो तमाम संशय, जो दुविधाएं हैं मन में, जो तमाम प्रश्न हैं जिनके जवाब अब तक आपको, मुझे लगता है अब तक आपको उन बेसिक सवालों के जवाब शायद ना मिल पाए हों, उन सवालों के जवाब के लिए ये खास ब्रॉडकास्ट हमने आपके लिए आज हमने प्लान किया था। और हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर अंशुमन कुमार, कैंसर सर्जन है और कैंसर की बीमारी को लेकर जो संघर्ष रहा है, जो लड़ाई लगातार चलती रही है, उसमें अपने जीवन में मैं इनको देखता हूं और इनके बारे में जब इनसे पूछता हूं तो पूरे दिन की प्रैक्टिस के बाद, सर्जरीज के बाद भी रोज रात को जो नई रिसर्च आई है इस बीमारी को लेकर, उसके बारे में जानना चाहते हैं, जानते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे सारे सवालों का आज जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारी दुविधाएं हैं और जो भी दुविधाएं हैं आप इस वक्त नीचे के कैप्शन में अपने सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो सवाल आपके दूंगा उस वक्त। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआती सवाल, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैंने कहा आपने बहुत लंबा अनुसंधान आपका रहा है और मैं अलग अलग डॉक्टर्स के दावे सुन रहा था, अलग अलग वेबसाइट्स पे मैंने अलग अलग चीजें पढ़ी, लेकिन पहला प्रश्न मेरा भी और देश के उन करोड़ों लोगों का भी, ये दवा जो नई रिसर्च में अमेरिका से आई है, भारत में जिसकी बहुत चर्चा है, हर तरह के कैंसर के इलाज में ये दवा कारगर है, पहला प्रश्न तो आपसे है। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि पहली बार इसको जनरल मीडिया में जो रिपोर्ट छपा न्यूयॉर्क टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स एक जाना माना पेपर है, छपने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई जादू की छड़ी मिल गई सुबह और अब तो कैंसर लाइलाज नहीं रहा या सारे कैंसर में से इलाज हो जाएगा, क्योंकि हेडलाइन ऐसी बनाई गई थी। पहली बात कि ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टल कैंसर में इसका ट्रायल हुआ। रेक्टल कैंसर कहते हैं बड़ी आंत का वो हिस्सा जिसको गुदा कहते हैं हिंदी में, जहां से लैट्रिन टट्टी का रास्ता बनता है उसको रेक्टम कहते हैं। तो रेक्टल कैंसर के 18 मरीजों में ट्रायल किया गया और ये दवा अगर कारगर हुई भी आगे चल के तो सिर्फ रेक्टल कैंसर की बात होगी या भविष्य में कोलोन कैंसर में हो सकता है। तो पहली बात समझने की है कि सारे कैंसर में दवा कारगर है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। यानी कि एक पहला प्रश्न, हर तरह के कैंसर में ये दवा एक रामबाण हो जाएगी, हर तरह के कैंसर का इलाज इस दवा से हो जाएगा, ये दवा साफ क्लियर हो गया आपके मन में, पहला प्रश्न। अब आपके मन का दूसरा प्रश्न, ये दवा रेक्टल कैंसर, जैसे आपने कहा कि जो मल द्वार जिसको कहते हैं, उसमें जो कैंसर होता है उसके इलाज के लिए ये कारगर है, कितना सटीक है, कितना और इंतजार करना चाहिए? क्योंकि ये दवा किया गया कि 18 मरीजों पे किया गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया, तो ऐसा माना जा रहा है उस दवा को लेके कि भाई उस इलाज में, रेक्टल कैंसर के इलाज में अब आगे किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, इससे ये पूरा इलाज हो जाएगा। क्या ये सत्य है? फिर मैं कहूंगा ये सत्य नहीं है, आंशिक सत्यता है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रायल होता है तो सबसे पहले नंबर ऑफ पेशेंट्स हम देखते हैं, 18 मरीज हैं। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इसको नहीं बोलते हैं, मतलब ये 18 मरीजों पे ट्रायल के बाद आप कोई दवा ठोक दें, ये उचित नहीं है। दूसरा, ड्यूरेशन, कितने लंबे समय तक इस दवा का ट्रायल जो हुआ, 3-3 महीने के अंतराल पे 6 कोर्स दी गई, उसके 6 महीने बाद पेट स्कैन और एंडोस्कोपी करके देखा गया तो पाया गया कि एंडोस्कोपी और पेट स्कैन में कैंसर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? एंडोस्कोपी जो दूरबीन की तरह अंदर देख रहा तो उसमें कैंसर नहीं दिखा, तो एंडोस्कोपी के अपने लिमिटेशंस हैं, बहुत छोटे सेल्स को नहीं देखेगा। पेट स्कैन 5 मिलीमीटर से बड़ा अगर कैंसर है तभी पेट स्कैन पकड़ता है, तो 5 मिलीमीटर से अगर छोटा है तो नहीं पकड़ेगा। और तीसरी बात, 6 महीने तक ही अभी आपने फॉलोअप किया है। अगर यही दवा के ट्रीटमेंट के बाद मरीज 5 साल तक कैंसर रिलैप्स फ्री रहे तब हम कहेंगे दवा कारगर, तभी मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे। तो 2 चीजें क्या जरूरत है? ड्यूरेशन 5 साल, संख्या हजारों की संख्या में
जब मरीजों का इससे इलाज हो जाए तब मानेंगे। क्यों ये क्रिटिक्स की तरह देखना चाहिए? दवा की कॉस्टिंग $11,000 एक वाइल की कीमत है और 6 रोज लगनी है, तो आप समझ सकते हैं 9 लाख रुपए के आसपास का खर्चा। दूसरा, सत्यता कितनी होगी? तो बेवजह पैसा पानी की तरह ना बहाएं। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है रेक्टल कैंसर का, उससे भी इसको कंपेयर करना है कितना बेहतर है, तभी जाके ये सत्य साबित हो। प्रश्न 2 उसका जवाब आपको मिल गया। रेक्टल कैंसर के अलावा गले का कैंसर, पेट का कैंसर, इसके अलावा लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर, अलग अलग तरीके के कैंसर जो है शरीर के अलग अलग हिस्सों में होते हैं। क्या अब बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि ये जो दवा है, क्या ये इन तमाम दूसरी बीमारियों में जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो कैंसर फैलता है उसमें भी ये कारगर होगा? क्या उसकी थोड़ी सी भी गुंजाइश है कि अगर आप ये दवा उसमें इस्तेमाल करें तो क्या उसको भी ठीक करने में ये कुछ मदद कर पाएगा? अगर पूरी तरह से नहीं ठीक कर पाएगा तो? डॉक्टर साहब, दूसरे जो कैंसर है, ये तो आपने कहा कि रेक्टल कैंसर के लिए स्पेशलिटी है इस दवा की, जिसको रिसर्च अभी चल रहा है, जिसपे पूरी तरह से हमें यकीन अभी करना थोड़ा बाकी है। दूसरे तरह के कैंसर में अगर इन दवाओं का इस्तेमाल, इस दवा का इस्तेमाल हम करते हैं तो अंशतः आंशिक तौर पे कुछ फायदा होगा? किसी तरह का फायदा इस दवा से उन अलग अलग बीमारियों में हो सकता है? इसको मैं एक डायग्राम के तहत समझाता हूँ जी। कैंसर बायोलॉजी उस पर काम करती है कि कौन से 2 कैंसर आसपास मिलते हैं अपने बायोलॉजी में, मतलब उनका विज्ञान कैसा मिलता है। तो रेक्टल कैंसर के सबसे पास जो कैंसर है कोलन कैंसर, मतलब बड़ी आंत का कैंसर। इसके बाद अगर कहीं ट्रायल जाएगा तो कोलन कैंसर पे जाएगा। ये दवा कैसे काम करती थी? ये दवा काम करती है चेक पॉइंट इनहिबिटर की तरह। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 100 रेक्टल कैंसर का मरीज लेते हैं, इसमें हमें जांच करनी पड़ती है MSI की, जिसको कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी की जांच। ये अगर 100 रेक्टल कैंसर के मरीज लेते हैं तो 2 से 5% में ये पॉजिटिव आता है। ये दवा सिर्फ उन्हीं में कारगर है। तो मतलब रेक्टल कैंसर के हर केस में ये दवा काम नहीं करेगी। 2 से 5% जो MSI पॉजिटिव होगा उनमें काम करेगी, और बाकी के रेक्टल कैंसर में ये दवा काम नहीं करेगी, क्योंकि चेक पॉइंट इनहिबिटर उनमें एक्टिव नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ चेक पॉइंट इनहिबिटर? कैंसर सेल एक मास्क पहन लिया, और नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि नॉर्मल सेल है कैंसर सेल है। ये दवा गई, उसके मास्क को हटाया, कैंसर को बेनकाब किया, इम्यून सिस्टम ने पकड़ा ये कैंसर है और उसको किल कर दिया। प्रैक्टिकली आपका इम्यून सिस्टम ही किल कर रहा है, दवा सिर्फ बेनकाब करने का काम कर रही थी। तो 2 से 5% रेक्टल कैंसर में ट्रायल प्रूव हुआ है, न कि इंटायर रेक्टल कैंसर में कामयाब हो रही है। तो कैंसर दूसरे शरीर के हिस्सों की प्रॉब्लम होगी भविष्य में, उस पर यह दवा ट्रायल में लिया जा सकता है, जिसके करीब है कोलन कैंसर। यानी कि भविष्य में आगे आने वाले समय में इस दवा का इम्प्रोवाइजेशन अगर हो तो शरीर के दूसरे हिस्सों में होने वाले कैंसर पे भी रिसर्च हो सकता है इस दवा की मदद से। बिल्कुल, ऐसा आप कहना चाहिए? बिल्कुल, उसमें जिसमें चेक पॉइंट इनहिबिटर की प्रॉब्लम होगी उसी में, दूसरे में नहीं करना। दूसरे में नहीं करना। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, कई सारे प्रश्न मैंने देखे भी अभी स्क्रीन पे, और लोग एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं कि तो हम जो अब तक सोच रहे थे, इस दवा के आने के बाद बड़ी चर्चा रही, इतनी सोशल मीडिया पे भी लगातार लोग फोन कर रहे थे, लगातार लोग लिख रहे हैं कि दवाई आ गई, कैंसर की दवाई बन गई है। आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? चूंकि आपने अब ये क्लियर कर दिया कि रेक्टल कैंसर में ही कारगर होगा, नंबर 1, और नंबर 2 अभी और आगे इंतजार करके, प्रतीक्षा करके देखने की जरूरत है। मरीज 5 साल तक अगर उसमें रिलैप्स नहीं होता है तब आप ये मान के चलेंगे पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन जो बाकी कैंसर है उसके बारे में जो लोग इस दवा को लेकर सोच रहे थे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विज्ञान और तथ्य दोनों की जब तक पूरी पुष्टि ना हो तब तक कोई भी आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा प्रीमेच्योर अनाउंसमेंट है, क्योंकि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो एक कंपनी है और मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर के कंबाइंड रिसर्च से दवा निकली है। तो इसका लॉन्गर ट्रायल हो जाए, जब ये रिपोर्ट आ जाए तब आपको ये समझना चाहिए कि दवा किन में कारगर है, कैसे कारगर है। जो बात है, कैंसर डरावना है, क्योंकि अगर लेट डिटेक्शन होता है तो जानें चली जाती हैं या पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। ऐसे रोगियों से मैं ये कहना चाहूँगा, अनवरत वैज्ञानिक लगे हुए हैं कैंसर के परमानेंट सॉल्यूशन, इलाज ढूंढने के लिए, जिसमें जीन थेरेपी,
और न जाने अनगिनत तरीके की टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पे रिसर्च चल रहा है। अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है, कैंसर सेल के अंदर जीन में जो बदलाव आया उसको हम वापस नॉर्मल की तरफ कर दे, तो हो सकता है न सर्जरी की जरूरत हो, न कीमो की जरूरत हो, न रेडिएशन की जरूरत हो। एक ट्रीटमेंट करें, कैंसर सेल रिवर्ट नॉर्मल में हो जाए और मरीज क्योर हो जाए। उसी पे उम्मीद हमारी टिकी है कि कैंसर कई पाथवे से, कई रास्ते से पहुंच के नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करता है। एक जगह ब्लॉक करते हैं, दूसरा एक्टिव हो जाता है, दूसरा ब्लॉक करते हैं, तीसरा एक्टिव होता है। इसलिए हर समय सत्यता, वैज्ञानिक तथ्य और उस तथ्य की पुष्टि बिना किए अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। और ऐसे किसी अनाउंसमेंट पे आपको रिलाई भी नहीं करना चाहिए। उस पर बहुत ज्यादा तुरंत कहते हैं अति उत्साह में आप चीजें पढ़ लेते हैं, उस पर आपको लगता है अरे ये तो इलाज आ गया, अरे अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीजें अभी अनुसंधान पे हैं, बहुत सारी चीजें अभी रिसर्च पे। डॉक्टर साहब सबसे आखिर में आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब वो लोग जो हमेशा ये बीमारी लोगों को इतना डराती है, क्योंकि लोगों को लगता है ये बीमारी ऐसी है, एक बार घर में किसी को अगर हो गया वो पूरा घर, मैंने देखा है, वो सोच ऐसी हो जाती है घर में कि अब इसके बाद कुछ नहीं बचा। जो लोग इनिशियल लेवल पे चीजें जानना चाहते हैं कि भाई वो इस बीमारी से बच जाए, आप हमेशा कुछ कुछ ऐसे मंत्र देते हैं, ऐसी चीजें बताते हैं कि आप इस तरह की जांच अपनी बॉडी की कराते रहिए, हमेशा निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा। वो कुछ चीजें अगर आप दर्शकों को बताना चाहते हैं। इस दवा की कोरोना काल में भी आपने सुना था टोस्लिजुमैब जैसी दवा आई थी, वो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी। बड़ा बवाल चला, डर था लोगों में, दवा ले ली गई, अथाह पैसे उड़ाए गए, बाद में पता चला दवा कारगर नहीं थी। इस गुमराह में न पड़े, खत्म करें। अगर मेहनत करनी है तो 3 स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे और सरकार के स्तर पे ये जो प्रयत्न करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैंसर के रोकथाम पे काम हो, पे भी काम हो, और अर्ली डिटेक्शन, अर्ली स्क्रीनिंग पे कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, जिसको सिर्फ कागजों में सीमित न रख के अगर हर हेल्थ सेंटर पे कैंसर का डिटेक्शन अर्ली होने लगा, क्योर भी हो जाएगा, पैसे भी बचेंगे और जान भी बचेंगे। तो 3 स्तर पे काम की जरूरत है, प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, व्यक्तिगत, सामुदायिक और सरकार के स्तर पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। बैक टू बेसिक्स एक ऐसी लाइन है जिसपे लगातार सरकार काम भी करते रहे, और बैक टू बेसिक्स ही लाइफ का मंत्र है। तो उपलों के साथ फेसबुक पे अपनी फोटो खींच के पोस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि वो उपले जहाँ गांव में तैयार होते हैं ना, हमारे बिहार यूपी में उसको गोबर कहते हैं, उनके साथ समय बिताइए। फोटो खींचना जरूरी नहीं है, क्योंकि फोटो खींचने से शरीर में फायदा नहीं होगा, उनके साथ समय बिताने से फायदा होगा। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जिन चीजों को हम छोड़ के महानगरों की तरफ बढ़ते चले आए, वापस उस तरफ जाने की जरूरत है। और ये एक बड़ा मंत्र है। किसी भी बड़ी बीमारी, सिर्फ कैंसर ही नहीं, आप किसी भी बड़ी बीमारी से लड़ना चाहते हैं, आपका शरीर लड़ाई करे, आपका शरीर ऐसी प्रतिरोधक क्षमता के साथ आगे बढ़े, तो बैक टू बेसिक्स ही आना पड़ेगा, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे इस खास फेसबुक ब्रॉडकास्ट में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो भी प्रश्न होंगे आप पोस्ट कर सकते हैं, और इस तरह के फेसबुक पोस्ट्स में का मकसद हमारा यह है कि हम आप तक वो चीजें लेके आए जिस प्रश्न का उत्तर आप पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से ढूंढ रहे हैं, और शायद उस बेसिक सवाल का ही जवाब आपको अब तक न मिला। मुझे लगता है आज के इस प्रश्न और उत्तर का जो हमारा एक सेशन था, उससे आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर कुछ सवाल बचते हैं हमें पोस्ट कीजिए, हम आपके उन सवालों का जवाब भी आपको देंगे। नमस्कार।